अच्छा, तो आज हम अंग्रेजी ग्रामर की आम गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक थोड़े अलग अंदाज में। हम सीधा एक इम्तिहानी पर्चे से कुछ मिसालें उठाएंगे और ये देखेंगे कि जुबान की छोटी छोटी बारीकियां कैसे काम करती हैं। मकसद ये है कि इन गलतियों को समझकर हमेशा के लिए ठीक कर लिया जाए। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन इस्लाहात के पीछे असल उसूल क्या है। फिर हम प्रेपोजिशंस यानी इन, ऑन, विद जैसे छोटे मगर अहम अल्फाज पर बात करेंगे। इसके बाद फेल, ज़माना और शर्तिया जुमलों की तरफ चलेंगे और आखिर में मुवाजना और मिकदारों पर बात करते हुए देखेंगे कि हमने क्या अहम सबक सीखा। चलें फिर शुरू करते हैं। देखें, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई एक जुमला आखिर गलत क्यों है और उसे ठीक करने के लिए जो तब्दीली की गई है, इसके पीछे ग्रामर का कौन सा उसूल है। जब वजह समझ आ जाती है तो उसूल याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ये कुछ सवालात हैं जो सीधा सेकंड ईयर के अंग्रेजी के इम्तिहानी पर्चे से लिए गए हैं। ये वो आम जगहें हैं जहां अक्सर लोग, खास तौर पर तुलबा, थोड़ा उलझ जाते हैं। आज हम उनमें से कुछ को देखेंगे और समझेंगे कि इन गलतियों से हमेशा के लिए कैसे बचा जा सकता है। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे इन छोटे छोटे अल्फाज की जो देखने में तो मामूली लगते हैं लेकिन किसी भी जुमले का पूरा मतलब बदलने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, बात हो रही है प्रेपोजिशंस की। जरा इस जुमले पर गौर करें। ही मैरिड विद अ यूरोपियन लेडी। पहली नज़र में शायद ठीक लगे, लेकिन इसमें क्या गलती है? और इससे भी अहम सवाल ये है कि ये गलती आखिर है ही क्यों? यहाँ सारा मसला विद के गैर ज़रूरी इस्तेमाल का है। अंग्रेजी में कुछ अल्फाज जैसे मैरी ऐसे होते हैं जिन्हें अपने और अपने मफूल यानी ऑब्जेक्ट के बीच में किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, यानी फेल का असर सीधा मफूल पर होता है। तो मैरिड के बाद विद लगाना एक तरह से गैर ज़रूरी है। तो सही जुमला होगा ही मैरिड अ यूरोपियन लेडी। बिल्कुल सीधा और साफ। जैसे हम ये नहीं कहते कि आई डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, बल्कि हम कहते हैं आई डिस्कस द प्रॉब्लम। तो बस याद रखने की बात यह है कि कुछ फेल को किसी इजाफी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, प्रेपोजिशन की एक छोटी सी गलती को समझने के बाद अब हम चलते हैं फेल, ज़माने और शर्तिया जुमलों की तरफ। ये एक ऐसा मौजू है जहां अक्सर गड़बड़ हो जाती है, खासतौर पर जब जुमले में अगर यानी इफ का इस्तेमाल हो। सवाल नंबर 65 से ये मिसाल देखें। इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास। ये जुमला सुनने में बिल्कुल ठीक लग सकता है, लेकिन ग्रामर के लिहाज से यहाँ एक मसला है, और वो मसला ज़माने यानी टेंस का है। शर्तिया जुमलों में टेंस का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना पड़ता है। यहाँ एक बहुत अहम उसूल काम कर रहा है। जब भी कोई शर्त या जुमला इफ से शुरू होता है तो जुमले के इस हिस्से में जो शर्त बयान कर रहा है, हम मुस्तकबिल की बात करने के लिए भी हाल का सीगा यानी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए विल वर्क की जगह वर्क्स आएगा। और ये बात इस सही जुमले से बिल्कुल साफ हो जाती है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। देखें, पहला हिस्सा जो शर्त है वो हाल में है और दूसरा हिस्सा जो उस शर्त का नतीजा है वो मुस्तकबिल में है। इसे फर्स्ट कंडीशनल भी कहते हैं और ये मुस्तकबिल में होने वाले मुमकिना वाक़यात के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब हमने शर्तिया जुमलों का उसूल भी समझ लिया। आइए एक और अहम मौजू की तरफ चलते हैं, मुवाजना और मिक़दारें। अंग्रेजी में चीज़ों का आपस में मुकाबला करने और उनकी तादाद बताने के लिए भी कुछ खास अल्फाज और उसूल होते हैं। सवाल नंबर 69 की ये मिसाल तो बहुत ही आम है। अक्सर लोग यहाँ फ्रॉम इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन उसूल बहुत सादा है। जब हम दो चीज़ों का मुवाजना कर रहे हों तो हम हमेशा दैन का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का नहीं। लफ्ज़ फ्रॉम आमतौर पर किसी चीज़ की शुरुआत या जगह बताने के लिए होता है, मुवाजने के लिए नहीं। अब सवाल नंबर 70 से एक और दिलचस्प मिसाल देखें। यहाँ मिकदार की बात हो रही है। उसूल यह है कि जब हम किसी नंबर के बाद डजन, 100 या 1000 जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हें जमा नहीं बनाते, यानी उनके आगे एस नहीं लगाते, वो वाहिद ही रहते हैं। इसलिए 2 डजन्स गलत है और 2 डजन बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, अगर कोई नंबर ना हो और हम सिर्फ ये कहना चाहें कि दर्जनों अंडे, तब हम डजन्स ऑफ एग्स कह सकते हैं। तो इन दोनों मिसालों से हमने दो बिल्कुल वाज़े उसूल सीखे। पहला, दो लोगों या चीज़ों के दरमियान मुवाजने के लिए हमेशा दैन इस्तेमाल करें, और दूसरा, जब किसी नंबर के बाद डजन जैसा मिकदार बताने वाला लफ्ज़ आए तो इसे वाहिद ही रखें। अच्छा जी, तो हमने चंद आम गलतियां और उनके पीछे छुपे हुए असूलों को देख लिया है। अब आइए इन सब बातों का निचोड़ निकालते हैं, कुछ ऐसे अहम सबक जो हमें अपनी अंग्रेजी को मजमूई तौर पर बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं।
तो इन तमाम मिसालों से जो अहम बातें सामने आती हैं वो ये हैं कि प्रेपोजिशन का इंतखाब बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। फेल का ज़माना जुमले की साख्त के मुताबिक होना चाहिए, ख़ास तौर पर शर्तिया जुमलों में। मुवाज़ने के लिए दैन जैसे मखसूस अल्फाज का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मकदार बताने वाले इसमों के अपने उसूल हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। और सबसे अहम बात, ग्रामर में ये छोटे छोटे अल्फाज ही अक्सर सबसे बड़ा फ़र्क डालते हैं। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए, जब कोई ज़बान सीख रहा हो तो क्या सिर्फ गलतियों को रट लेना काफ़ी है, या फिर उन गलतियों के पीछे छुपे हुए उन छोटे छोटे उसूलों और पैटर्न्स को पहचानने से सीखने का पूरा तरीका ही बदल सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।